सलाम दोस्तों। जब मेरे दादा ने पहली मर्तबा अखबार उठाया तो पढ़ा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आने वाले वक्तों में ठीक हो जाएगा। इसके बाद मेरे वालिद साहब ने जब पहली मर्तबा पीटीवी न्यूज़ खोला तो देखा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है और आने वाले वक्तों में ठीक हो जाएगा। अब जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो देखता हूँ कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आने वाले वक्तों में ठीक हो जाएगा। तो भाई ये कैसा पाकिस्तान है जो ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक होना तो दूर की बात है, लगता है वक्त के साथ साथ दलदल में फंसता चला जा रहा है। और इस सब के पीछे 4 फंडामेंटल्स हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अब इन 4 फंडामेंटल्स में से जो सबसे पहला है वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। देखिए, पाकिस्तान के किसी भी वजीर आजम ने आज तक अपने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की। हमारा मुल्क हमेशा डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी के दरमियान झूलता आया है। अगर हम सिर्फ डेमोक्रेसी की भी बात करें तो आने वाला वजीर आजम पिछले वजीर आजम पर तमाम मलबा डाल देता है पाकिस्तान की तबाही का। जनरल जिया-उल हक जो 1978 में मिलिट्री कू के जरिए हुकूमत में आते हैं और 1983 में एज अ प्रेसिडेंट यूनियन को बैन कर देते हैं, मीडिया के राइट्स को दबा लेते हैं, एंटरटेनमेंट को डिप्राइव कर देते हैं और हैवी लोन्स लेते हैं। मगर 1988 में जनरल जिया-उल हक की वफात के बाद बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट में आती हैं और वो यूनियन पे जो लगा बैन हटा देती है, साथ में मीडिया के राइट्स भी बढ़ने देती है। अब वो कुछ पॉलिसी पर काम कर ही रही होती है कि 2 साल बाद ही 1990 में नवाज शरीफ इनकी हुकूमत गिरा देते हैं और ये पाकिस्तान की पैदाइश से चला आ रहा है। एक वजीर आजम को जब 5 साल के लिए हुकूमत मिलती है तो उसमें से पहला साल वो पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज को कंटिन्यू करने या फिर उसको ख़त्म करने में निकालता है। इसके बाद जो 3 साल होते हैं उसमें इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट की जाती है और जो आखिरी का साल होता है वो आने वाले इलेक्शन की तैयारी में निकल जाता है। अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ये होता है कि वो जो पहला साल तो वो पॉलिसीज ख़त्म करने में निकाल देता है। अब जब वो इकोनॉमिक पे बात करेगा इससे पहले ही उनकी हुकूमत गिरा दी जाती है। इससे ये होता है कि पार्टी हमेशा 2 साल बाद ही इलेक्शन के बारे में सोचने लग जाती है और एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कहीं दूर चली जाती है। अब बार बार ये हुकूमत चेंज होने की वजह से चाहे हमारे मुल्क में नौजवान स्किल्ड पीपल भी मौजूद हों तो भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में कोई कंपनी खोलता है और उस पर उस वक्त की हुकूमत ने 10% टैक्स लगाया होता है। अब जैसे ही अगले साल हुकूमत गिर जाती है और दूसरी हुकूमत आकर 20% टैक्स लगा देती है या कोई डिक्टेटर आता है और उसको 30% टैक्स लगा देता है तो वो कंपनी तो डूब जाएगी। तो ऐसी कश्मकश में कोई भी कंपनी अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करती। दूसरी वजह है टेररिज्म। अफगान और रशिया वार के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करी थी तालिबान को ट्रेन करने के लिए और अमेरिका उन तालिबान को पैसे और वेपन्स सप्लाई करता था। अब जब रशिया अफगानिस्तान से वापसी चला गया तो वो तालिबान के पास तो करने के लिए कुछ था ही नहीं। अब जब करने के लिए कुछ था ही नहीं तो आप जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब तालिबान को कोई सॉफ्टवेयर का काम तो आता नहीं था, अब इनको आती थी सिर्फ जंग करना। अब खाने के इनके पास पैसे नहीं थे तो कोई भी बंदा इनको पैसे देकर अपने लिए किसी भी जंग के लिए तैयार कर सकता था। और समझा ये जाता है कि इंडिया की रो ने इन तालिबान को पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाई। 2007 में श्रीलंका की टीम पर दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान में अटैक कर दिया गया जिससे हमारी पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री ही दब गई। गैर मुल्की टीम ने यहाँ पर आना छोड़ दिया और इससे पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज भी खत्म हो गई जिससे टूरिज्म और इन्वेस्टर पाकिस्तान में आना ही बंद हो गए। और तीसरा रीजन है वॉर विद इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया आज़ादी के साथ ही एक दूसरे से वॉर की हालत में रहे। 1947 में कश्मीर को लेकर, 1965 में भी कश्मीर को लेकर, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को लेकर और 1999 में कारगिल वॉर, जिसकी वजह से हर वक्त इंडिया से जंग का खतरा रहता है और पाकिस्तान का एक अच्छा खासा बजट डिफेंस में चला जाता है। 2020 से 21 का पाकिस्तान का बजट था टोटल 8.49 ट्रिलियन रुपीस और इसमें से 1.3 ट्रिलियन सिर्फ डिफेंस में खर्च किया गया। और इस डिफेंस के बजट की वजह से इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जहां पर ज़्यादा खर्चा होना चाहिए था वहां पर कम होता है। चौथा रीज़न है सब्सिडीज़। देखिए, पाकिस्तान में एक ज़्यादा तादाद गरीब लोगों की है तो सब्सिडीज़ देना गलत नहीं है, लेकिन देने का तरीका और वक्त बहुत गलत होता है। मतलब जब हुकूमत आती है तब कोई सब्सिडीज नहीं मिलती, जैसे ही उनकी हुकूमत जाने लगती है और उनको पता है कि यार हमारी हुकूमत चली जाएगी तो
अच्छी खासी सब्सिडीज अनाउंस कर दी जाती है ताकि अगले इलेक्शन में इनकी वाह हो जाए, लेकिन इससे आने वाली हुकूमत पर अच्छा खासा बोझ पड़ता है। मिसाल के तौर पर जब इमरान खान की हुकूमत जाने वाली थी तो उसी वक्त ओगरा ने इमरान खान को 10 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाने को कहा, लेकिन इमरान खान ने बढ़ाने के बजाय 10 रुपए मजीद कम कर दिए और सब्सिडी दे दी। और इससे जब शहबाज शरीफ की नई हुकूमत आई तो इन पर बिला वजह का अच्छा खासा बोझ पड़ गया। अब नई हुकूमत आई थी तो सब्सिडी हटा भी नहीं सकते थे, नहीं तो आवाम गाली देती कि भाई तुमने तो गरीबों का खून चूस लिया है। तो इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए 1 से 2 महीने तक ये सब्सिडी खत्म ही नहीं की, जिससे पाकिस्तान के पेट्रोल के प्राइसेस बूम कर गए। और इसमें हम इमरान खान को ही नहीं कहेंगे, शहबाज शरीफ ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। अब जैसे ही इनको मालूम हुआ कि इनकी हुकूमत जाने वाली है या थोड़ी डामाडोल हो रही है, तो इन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी आटे की सब्सिडी शुरू कर दी। वो अलग बात है कि वो बहुत ही खराब तरीके से ऑर्गेनाइज की। देखिए मसला ये है कि हर आने वाला सिर्फ अपने 5 साल के बारे में सोचेगा तो इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। इस मुल्क के हालात बदलने में लोगों का एक नजरिया जरूर, और वो है लिबरल इकोनॉमी। मतलब कि पॉलिटिक्स चलती रहनी चाहिए, मसला नहीं है, लेकिन इकोनॉमी को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इससे पाकिस्तान ही दब जाएगा, और पाकिस्तान दबेगा तो आपके पॉलिटिक्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। और आने वाले वक्तों में अगर इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर आ भी जाते हैं तो क्या पाकिस्तान को वो बचा सकेंगे? इस पर मैं आने वाले वक्तों में वीडियो लाऊंगा। बाकी इन 4 फंडामेंटल्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।